हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस से है। आपके बहुत सारे कमेंट मिले, आपके डिमांड थी कि टीडीएस एंड टीसीएस में क्या डिफरेंसेस होता है। इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो टीडीएस एंड टीसीएस से ही संबंधित है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि टीडीएस एंड टीसीएस को आपको किस तरीके से समझना है और ये किस तरीके से काम करता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है टीडीएस। और हम सभी जानते हैं कि टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड के मानी होता है काटना, डिडक्शन से बना है डिडक्टेड। तो बहुत ही सिंपल है। टीडीएस का मामला ऐसा होता है, ये काटने की बात करता है। तो क्या चीज़ काटना है, तो यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है, टैक्स को हमें डिडक्ट करना है। तो कहाँ पे करना है? एट सोर्स पे। ठीक है, अगर हम किसी से माल खरीदते हैं या हम किसी से सर्विस लेते हैं तो हम उसका बिल का तो पेमेंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसने टीडीएस का नियम ही इसीलिए लाया है कि पेमेंट करने से पहले ही उसका हमें टीडीएस काट लेना है। तो इससे ये पता चला कि टीडीएस का मामला है काटने से। तो हम काटेंगे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का बिल आता है हमारे पास, हमें 100 रुपया उसे देना था। मान के चलो कि जो भी सर्विस हम गुड्स बाय किए हैं उस पर टीडीएस के हिसाब से 10% का टीडीएस लगता है। तो हम क्या करेंगे? एज पर रूल 10% का टीडीएस हम काट लेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा 90 रुपीज़ हम जिससे सर्विस या गुड्स को बाई किए हैं वो सप्लायर को हम उसका पेमेंट कर देंगे। और ये जो बचा 10 रुपया जो कि हमने टैक्स के रूप में काट के अपने पास रखा है, सरकार कहती है कि काट के उसे अपने पास नहीं रखना है, उसका पार्टिकुलर ड्यू डेट है, ड्यू डेट तक उसे सरकारी खजाने में जमा कर देना है। अब हम लोग बात करते हैं टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब देखिए, दोनों का फर्क आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा। टीडीएस जो बात करता है वो डिडक्शन की बात करता है, काटने की बात करता है, और टीसीएस जो बात करता है वो कलेक्ट करने की बात करता है, यानी कि हमें टैक्स को कलेक्ट करना है। एक तरफ टीडीएस का मामला ऐसा हो गया कि हमें टैक्स को काटना है और काट करके सरकारी खजाने में जमा करना है, और टीसीएस क्या बोलता है कि भैया कस्टमर से जोड़ के लेना है और जो पैसा तुम टीसीएस के रूप में जोड़ के लोगे ना वो भी सरकारी खजाने में जमा करना है। अब इसके लिए क्या है कि हमें इसके रूल को समझना पड़ेगा कि टीसीएस के अंडर में कौन कौन से ऐसे गुड्स आते हैं जिसके के ऊपर हमें टीसीएस को कलेक्ट करना है। पहले हम लोग बात करते हैं टीडीएस की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टीसीएस की। अब देखिए, ये तो कहता है कि आपको टैक्स को काटना है। तो हमने पूछा कि भाई किसका काटना है, कौन से नेचर का हम सर्विस लेंगे जिसको कि हम टीडीएस काट करके पेमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि टीडीएस जो है आपको दो तरीके से काटना है। एक तो आपको काटना है सैलरी के ऊपर, और दूसरा जो टीडीएस काटना है वो नॉन सैलरी के ऊपर, यानी आपका जो एम्प्लॉई, जो वेतन भोगी कर्मचारी है, उसका पेमेंट करने से पहले ही हमें उसका टीडीएस काट लेना। टीडीएस है ना, ये काटने की ही बात करता है। बोला कि जब तुम अपनों का काट रहे हो तो बाहर वाले का भी काटो। अब हमारे दिमाग में ये टेंशन हो गया कि भाई इसका कोई रूल तो होगा ना, आखिर हम सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे काटेंगे। सरकार ने उसे भी हमें बताया कि भाई आपको इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स का स्लैब दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से देखो किसको किसको कितना पेमेंट करते हो, टीडीएस काट लो। और बाकी जो नॉन सैलरी है तो इसके लिए भी सरकार ने बोला, इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको नेचर बता रहा हूँ और उस कंपनी की पहचान भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसे कंपनी से इस तरह का सर्विस लोगे तो आपको इसके ऊपर भी काट के पेमेंट करना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जो सरकार की जो पॉलिसी है जो कि अंडर टीडीएस रूल है, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है, राइट। और इस दोनों के लिए
हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से जीएसटी पे काम करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है ना, राइट। उसी तरीके से अगर टीडीएस एंड टीसीएस पे काम करना है या कंपनी इसके लिए एलिजिबल होती है तो आपको टैन नंबर की ज़रूरत होती है। जी हाँ, टैन नंबर, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स असेसमेंट नंबर या टैक्स डिडक्शन नंबर, दोनों के लिए एक ही नंबर काम करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही थी टीडीएस फॉर सैलरी या टीडीएस ऑन सैलरी। तो इसके लिए आपको पता है कि दो रिजीम चल रहा है, आपको पता है। एक चल रहा है आपका ओल्ड रिजीम, राइट। अब ओल्ड रिजीम का जो कि रूल है वो हम सभी जानते हैं कि क्या है, राइट। और बाकी आपका चल रहा है न्यू रिजीम। अभी जो रिटर्न फाइल हो रहा है आपको पता है कि वो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म को फिलअप करना होता है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं ओल्ड रिजीम की। हाँ भाई, इसकी क्या रूल है कि हाँ 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से ऊपर अगर 5 लाख के बीच में है तो उसका 5% देना है। और यहाँ पे 5 से 10 लाख के बीच का है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर हो गया तो 30% आपको टैक्स देना है। यानी कि अब आपको देखना पड़ेगा मोटे तौर पे कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, अगर वो ओल्ड रिजीम में जाना चाह रहा है तो फिर उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि हाँ भाई कितना उसका टीडीएस बनेगा, ठीक। तो हम उसको काट के पेमेंट कर रहे हैं ना, ठीक। और बाकी है कि आपका जो न्यू रिजीम है इसका इस तरीके से स्लैब बोलता है। बताने का मकसद ये है कि हाँ भाई, जब हम किसी एम्प्लॉय का टीडीएस काटेंगे तो इसके लिए इसे समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात कर रहा काटने का, दिमाग में ये डाल के रखिएगा। टीडीएस का माने काट के पेमेंट करना, ठीक है। अभी हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और टीडीएस ये कहता है कि भाई अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो तो फिर इसमें जितने भी तरह का इनकम टैक्स का रिबेट है इसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलता है एक्सेप्ट एम्प्लॉयर का एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन, बस वही आपको रिबेट मिलेगा। और बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। देखो, अगर आप टीडीएस, टीसीएस, सैलरी प्रोसेसिंग और इसका जो रिटर्न फाइलिंग का काम होता है, अगर पूरा डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे पेड कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बाहर वाले का देखते हैं। अब देखिए उसका आपका जो चार्ट है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि ये एक सेक्शन है 194I। ये किसके बारे में बात करता है भाई? रेंट। तो क्या चीज का रेंट? लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स। यानी कि हमारा जो ऑफिस है वो किराए पे है, या फिर उसमें जो कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स है वो भी हम किराए पे लेते हैं। तो लैंडलॉर्ड हमसे पैसा लेगा ना भाई? हाँ भाई, पैसा लेगा। अब गवर्नमेंट कहता है कि देखो, अगर पूरे साल में 2,40,000 या उससे ज़्यादा का पेमेंट करते हो पूरे साल में, तो पेमेंट करने से पहले उसका 10% आपको टीडीएस काट लेना है। अगर वो इंडिविजुअल है और उसके अलावा यानी कि अदर्स में कोई है तो उसका 10% काटना है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% आपको उसका टीडीएस काट लेना है। तो इस तरीके से उसने हमें टीडीएस का चार्ट दिया। इस तरीके से इसका जो फहरिस्त है वो बहुत लंबा है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका कमीशन है, आपका कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, और बहुत सारे टीडीएस चार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा टीडीएस का माने काट के पेमेंट करना, राइट। चलिए अब बात हम लोग करते हैं टीसीएस की। जैसे कि मैंने कहा कि टीसीएस का माने होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी कि जब आप किसी को बिलिंग करते हो ना तो आपको टीसीएस जोड़ लेना। तो कैसे बिलिंग करते हैं? सपोज कि आप 100 रुपये का बिलिंग कर रहे, ठीक है। ये वो गुड्स का वैल्यू हो गया, राइट है। अब उसके बाद आपने उस पर जीएसटी लगाया। कितना लगाया भाई? मान के चलते हैं कि 12% लगाया। तो टोटल आपके माल का वैल्यू कितना हो गया? 112 रुपया, ठीक है। अब इसमें जो भी टीसीएस का रेट है, मैं मान लेता हूं कि 1% ही टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। तो 1% इसका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 रुपया 12 पैसा, ठीक है। जब हम इसका बिलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? टीसीएस को जोड़ करके लेंगे। तो हमने टीसीएस को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके हम क्या करेंगे? सरकारी खजाने में जमा कर देंगे,
जिस तरीके से टीडीएस का जमा किया उसी तरीके से हम लोग टीसीएस को भी हम लोग जमा करेंगे। अब बात होती है कि टीसीएस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे कि आपका होता है लिकर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सेक्शन कोड दिया हुआ है और हम लोग जब चालान बनाते हैं तो उसका यहाँ पर ये कोड लेते हैं, तो इस पर टीसीएस कितना लागू हो रहा, 1%। इसी तरीके से आपका तेंदुल लिप्स है, उस पर आपका 5% का टीसीएस लागू होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई मोटर कार व्हीकल अगर परचेज करते हैं, उसका वैल्यू अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है तो सामने वाला क्या करेगा, अगर आप ही सेलर हो तो 1% क्या करोगे, उसे टीसीएस को कलेक्ट करोगे। और काफ़ी सारे इस पर नेचर इसमें आते हैं टीसीएस के अंतर्गत। बताने का मकसद ये है कि टीसीएस में आपको क्या करना है, पैसे को जोड़ के वसूल करना है और सरकारी खजाने में जमा कर देना है, और दोनों के लिए आपका सेम नंबर होता है, राइट, यानी कि 10 नंबर। अब बात होती है टीडीएस में काटा, ठीक, और टीसीएस में जोड़ के लिया, दोनों का पैसा हम जमा कर रहे हैं ना, हाँ जी कर रहे हैं। तो जमा करेंगे कैसे, तो गवर्नमेंट कहती है कि बस टीडीएस एंड टीसीएस को जमा करने के लिए आपको चालान नंबर 281 को ही सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि टीडीएस के लिए अलग चालान है, टीसीएस के लिए अलग चालान है, नहीं, दोनों के लिए सेम ही चालान है। उसमें सेक्शन आपका दिया हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और आपको पता है कि सारा काम ऑनलाइन होता है। इनकम टैक्स के पोर्टल में ई पे टैक्स करके ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां जाकर के इसका पेमेंट कर सकते हैं। चलो, चालान भी सेम है, कोई टेंशन नहीं। अब भाई इसका ड्यू डेट क्या है, दोनों का ड्यू डेट सेम है, 7 तारीख तक टीडीएस एंड टीसीएस का पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर अप्रैल का है तो 7 मई, मई का है तो 7 जून, जून का है तो 7 जुलाई, इसी तरीके से आप आगे मंथ में बढ़ते चले जाएं। पेमेंट हो रहा, हाँ जी हो रहा। तो ये तो मंथ वाइज आपका काम होता रहेगा, टीडीएस का भी टीसीएस का भी, राइट। अब आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट आ जाएगा, तो टीडीएस का भी रिटर्न फाइल करना और टीसीएस का भी रिटर्न फाइल करना, दोनों का रिटर्न फाइलिंग अलग अलग होगा। टीडीएस का हम लोग पहले देखते हैं, जब 2 तरह का टीडीएस हमने काटा है तो रिटर्न फाइलिंग भी 2 तरीके से होगा। एक आपका होगा फॉर्म 24Q, किसके लिए होगा भाई, तो सैलरी के लिए होगा। एक होगा आपका फॉर्म 26Q, तो किसके लिए हो गया, फॉर नॉन सैलरी। तो यानी कि हमने जो टीडीएस काटा जमा भी किया तो सरकार को हिसाब देना होगा ना, इसमें नंबर ऑफ डिडक्टिव कौन कौन था, वो सारा आपको हिसाब देना पड़ेगा, राइट। तो इसमें 2 फॉर्म हो गया, ठीक। और टीसीएस के लिए एक लौता है, टीसीएस के लिए कौन से फॉर्म को आपको सेलेक्ट करना है, तो 27EQ। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। और जो टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग का जो तरीका है, मैंने टीडीएस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो उसे आप देख सकते हैं, राइट। टीडीएस का जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो क्या है, पहला क्वार्टर का जो होगा उसमें 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, दूसरा क्वार्टर जो होगा उसमें भी 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, थर्ड क्वार्टर का भी 1 महीने का टाइम आप देख रहे हो ना। तो यहाँ पर भी आपको 31 जनवरी तक टाइम होता है। लास्ट क्वार्टर का जो होगा जैन टू मार्च, उसमें आपको 2 महीने का टाइम रहता है। ये बात हो गई टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट। और अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका 15 तारीख ही है, यानी कि यहाँ पर आपको 1 महीने का टाइम आपको नहीं दिया गया है। सब में देखो, अगर पहला क्वार्टर है तो 15 तारीख, दूसरा क्वार्टर है तो अक्टूबर का 15, यहाँ पर जनवरी और यहाँ पर आपका 15 मई, राइट। अब बात होती है कि आफ्टर ड्यू डेट क्या होगा, दोनों के लिए सेम पेनल्टी है। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो पर डे 200 रुपये का आपको क्या लगेगा, लेट फाइन, यानी कि हम इसे पेनल्टी भी कह सकते हैं। जो मैक्सिमम जो आपका जो अमाउंट है वो 5000 है। अब आपको पता है कि जब हम लोग रिटर्न फाइल कर लेते हैं, चाहे वो टीडीएस का हो या फिर आपका टीसीएस का हो, तो इसका बाद जो नंबर आता है किसका आता है, आप कहोगे सर्टिफिकेट का। बिल्कुल सही आपका जवाब है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं टीडीएस का सर्टिफिकेट। तो टीडीएस का भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन होता है। आपको फॉर्म 16 आपको सैलरी के लिए डाउनलोड करना है, जिसका पार्ट ए प्लस पार्ट बी होता है, और फॉर्म 16A जो कि नॉन सैलरी के लिए होता है। और जहाँ तक टीसीएस का मामला है, इसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि होता है फॉर्म नंबर 27D। तो स्टार्ट टू एंड आपने देखा कि किस तरीके से आपका टीडीएस काम करता है और टीसीएस काम करता है। टीडीएस का मामला काट के पेमेंट करना है, टीसीएस का मामला
कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और दोनों का चालान भरने का तरीका सेम है। चालान नंबर 281 है, उसका ड्यू डेट भी सेम है और बाकी रिटर्न फाइलिंग करने का भी तरीका लगभग सेम है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कि मन में एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर टीडीएस एंड टीसीएस का अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है किसके द्वारा? डिडक्टर के द्वारा। अरे भाई एक ने यहाँ पर काटा, टीडीएस का मामला ही होता है काटना और टीसीएस का मामला होता है जोड़ के लेना। तो हो सकता है मेरा टीडीएस कटा भी है और टीसीएस मेरा किसने जोड़ के लिया भी है, तो दोनों का दोनों पैसा उसने जमा कर दिया। किसने? एक डिडक्टर ने, एक कलेक्टर ने, राइट। तो क्या वो मेरा एडवांस टैक्स है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। ये हमें कहाँ दिखेगा? 26 AS में दिख जाएगा। टीडीएस का मामला टीडीएस वाले कॉलम में दिखेगा, टीसीएस का मामला वो वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, राइट। ये मेरा एडवांस टैक्स हो गया एक तरीके से, ये मेरा पैसा डूबता नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर मेरा एडवांस टैक्स तो है और हमने जो रिटर्न फाइल किया, मेरे टैक्स के लायबिलिटी अगर कम बनती है तो क्या वो पैसा रिफंड हो जाएगा? कैन वी गेट रिफंड टीसीएस लाइक टीडीएस? तो हाँ। तो टीडीएस में तो हम लोग सभी जानते हैं कि टीडीएस का पैसा अगर ज्यादा जमा हो गया है, मेरी लायबिलिटी कम बनी है, तो हम इसका आईटीआर में क्लेम करते हैं, उसका रिफंड मिल जाता है। तो टीसीएस का मिलेगा कि नहीं? आंसर है हाँ। अगर आप मुझसे और भी डिटेल में टीडीएस, टीसीएस, सैलरी प्रोसेसिंग, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन, आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग, टैली, एक्सेल, ये सारा कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अपडेट लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।